हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया। मेरा नाम अवंतिका सिंह है और हम लोग यहाँ पे 4th यूनिट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे। इसके पहले हमने डील कर लिया था कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, क्या क्या टूल्स लगते हैं, मतलब क्या क्या इसमें यंत्र लगते हैं हमको बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस को करने में, और इसके स्टेप्स हमने इसकी बेसिक एक बार देख ली थी कि होता क्या क्या है। अब इसके प्रोसेस को हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे स्टेप वाइज कि पहले स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में क्या होता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम ये डील करेंगे कि क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने देख लिया था कि दो अलग अलग डीएनए को जब हम मर्ज करते हैं उसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। उसमें प्रोसेस क्या क्या होती हैं तो आपके बुक में दिया हुआ है जैसा कि 7 स्टेप्स में इन प्रोसेस को हम कंप्लीट करते हैं। ये होता है डीएनए जो कि डबल स्ट्रैंडेड होता है और ये होता है आरएनए जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, मतलब कि फॉरएवर सिंगल, ही इज ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंडेड। अब डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है ये हेलिकल होता है, ट्विस्टेड। हर इंडिविजुअल के अंदर वो लिविंग, अगर वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो उसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लिक मटेरियल पाया ही जाएगा, या तो डीएनए के फॉर्म में होगा। ज्यादातर क्या होता है, न्यूक्लिक मटेरियल डीएनए के फॉर्म में ही होता है, और किसी किसी में हम देखते हैं कि आरएनए भी होता है, मतलब या तो डीएनए और या तो आरएनए। अगर वो लिविंग है तो उसके पास पाया ही जाएगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका। ऐसा कोई जीवित ऑर्गेनिज्म है ही नहीं जिसके अंदर क्या ना पाया जाए, न्यूक्लिक एसिड। तो सबके अंदर न्यूक्लिक एसिड तो पाया जाता है बिना एक्सेप्शन के। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इसमें, क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व है। तो पहला स्टेप हम देखते हैं कि आइसोलेशन। अब जो भी बात हो रही है इन स्टेप्स में, किसकी बात हो रही है, ये पर्टिकुलर डीएनए की ही बात हो रही है, हमारे जेनेटिक मटेरियल की ही बात हो रही है। तो आइसोलेशन मतलब निकाल लेना, आइसोलेट करना मतलब अलग कर लेना, अकेले बाहर निकाल लेना। तो आइसोलेशन पहला स्टेप होता है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, यानी कि जेनेटिक मटेरियल को बाहर निकाल लेना। कहाँ से बाहर निकाल रहे हैं, जैसे आपका कोई बड़ा सा स्ट्रेच है डीएनए का, उसमें से आपको पर्टिकुलर यही सेगमेंट चाहिए, उसको हमको बाहर निकालना होगा, तो उसको बाहर निकालना। देन हम क्या करते हैं, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को आप क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में कैसे निकाल सकते हैं इसको। पहले ये पूरा डीएनए स्ट्रेच निकाल लिया हमने, कहाँ से निकाल लिया, सेल के अंदर से उस डीएनए को बाहर निकाल लिया। उसके बाद हमारा ये पर्टिकुलर स्ट्रेच जो है डीएनए का, उसको हमको क्या करना है, बाहर निकाल लेना है। कि मतलब इतने बड़े डीएनए से हमको क्या चाहिए, इतना ही स्ट्रेच चाहिए जो हमको इंपॉर्टेंट है, उसको फ्रेगमेंट तोड़ लेना, कट करके कई हिस्से में, एक ये हिस्सा बन जाएगा इतना, एक हिस्सा इतना बन जाएगा और एक इतना बन जाएगा। इसी स्ट्रेच को अलग करना है, तीनों को हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया। फ्रेगमेंट मतलब टुकड़ों में बांट दिया। देन आइसोलेट कर लिया, किसको आइसोलेट करेंगे, तो डीएनए, डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट को बाहर निकाल लेंगे। कैसे निकाल रहे थे तो हमने पढ़ा था इसके पहले जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस कर लिया है कि कैसे निकाल रहे थे। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के मदद से इसको अलग कर ले रहे थे डीएनए को। देन हम क्या करते हैं, इसको लाइगेशन करते हैं। अब ये जो डीएनए है इसका हम क्या करेंगे, अपने प्लाज्मिड में इसको क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। ये जो डीएनए है उसको यहाँ ला करके जोड़ देंगे। फिर हम क्या करते हैं, ट्रांसफर, किसमें ट्रांसफर करते हैं, होस्ट के बॉडी के अंदर, यानी कि ई कोलाई क्या थी, एक बैक्टीरिया थी जिसके अंदर इसको हम अब ये बहुत छोटा सा होता है, इसको हम क्या करते हैं, ये इसको ऐड कर लिया इस पोर्शन को, और इसको डाल देंगे इसके सेल के अंदर। किसके सेल के अंदर, ई कोलाई के सेल के अंदर। देन हम क्या करते हैं, इसका कल्चर करते हैं। मतलब अब एक बैक्टीरिया से तो आपका काम नहीं चलेगा ना, उसको लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट लार्ज स्केल प्रोडक्शन। हमको क्या करना है, खूब सारी मात्रा में वो डीएनए को बना लेना है। बस ऐसे इंसुलिन आपको मिलती है, मान लीजिए आपको इंसुलिन लेनी है, इंसुलिन प्रोटीन आप बनाना चाह रहे हैं, तो इंसुलिन डायबिटीज के लिए क्या करती है, हेल्प करती है, डायबिटीज के लेवल को कम करती है, ब्लड शुगर लेवल को कम करती है। वो प्रोटीन मान लीजिए किसी पर्सन में बन नहीं रही है, जैसे नहीं बनती है, उसको हो जाता है डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस के पेशेंट को इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं। तो वो ऐसा हम कहाँ से इंसुलिन लाएंगे, इंसुलिन कहाँ पैदा कर देंगे, हवा में नहीं ना। तो वो हम जीन जो है उसको आइसोलेट कर लिया, ये जीन हमको मिल गई कि ये ही जीन थी, यही जीन क्या होता है, तो डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो क्या करता है, कोड करता है किसी प्रोटीन के लिए, तो उसको बोलते हैं जीन। तो वो क्या होता है, इसको निकाल लिया इस सेगमेंट को, और जिससे क्या बन रही थी, वो इंसुलिन प्रोटीन, उससे प्रोटीन के उस जीन को हमने निकाला और वो प्रोटीन यहाँ पे इस जीन को अटैच किया, इसको डाल दिया हमने ई कोलाई के अंदर, और इसको क्या किया, यहाँ पे बन गई वो प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, इंसुलिन प्रोटीन। तो बस एक
सेल से काफ़ी है, उतनी सी प्रोटीन काफ़ी है, कुछ ग्राम नैनोग्राम की प्रोटीन काफ़ी है? नहीं, हमको लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना होगा, ह्यूज अमाउंट में इसको चाहिए। तो हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे? बायोरिएक्टर्स का यूज़ करते हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे कि क्या होते हैं बायोरिएक्टर्स। अभी हम स्टेप्स को बस ये डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। अभी हम बस जान रहे हैं कि होता क्या है, बेसिक स्टेप्स क्या क्या हैं। देन अब क्या करते हैं? कल्चर कर लिया, लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर लिया इनका, बहुत सारे ई कोलाई को हमने क्या कर दिया, उसका कल्चर कर लिया। फिर हम करते हैं एक्सट्रैक्शन, मतलब अब जो हमारा जीन, जो प्रोटीन बना है, इंसुलिन प्रोटीन बना है, उस प्रोटीन को हम क्या कर देंगे? अब प्रोटीन बनी होगी, ये हमारा डीएनए था, इससे आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, और इस प्रोटीन को हम बाहर निकाल लेंगे, यानी कि इंसुलिन को हम बाहर निकाल लेंगे, और उसका उपयोग कहाँ करेंगे? मार्केट में बेचने का उपयोग करते हैं। तो पहले ऐसी कंपनी थी इली लिली, ELI इली लिली नाम की एक कंपनी थी जिसने इंसुलिन बनाया था। सबसे पहला यही प्रोडक्ट जो है मार्केट में आया था, जिसका हमने क्या किया था? लार्ज स्केल प्रोडक्शन करके इस इंसुलिन के ड्रग को हमने बेचना स्टार्ट कर दिया था। एक एक करके चलिए देखते हैं कि क्या स्टेप्स हैं, कैसे ये कहाँ यूज होते हैं। तो पहला स्टेप है हमारा आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सेल के बाहर डीएनए को निकालना क्या इतना आसान है कि जल एक सेल पकड़ा, उसमें से हमने निकाल लिया डीएनए? इतना आसान नहीं होता, क्योंकि सेल तो खुद ही बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, उसको माइक्रोस्कोप में देखना है, और उससे भी छोटा उसका डीएनए होता है जो कि उसके न्यूक्लियस के अंदर होता है। उसमें से हमको उस डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब बाहर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स हैं जिस प्रोसेस से हम क्या कर रहे हैं, इसको बाहर निकाल रहे हैं। अब बाहर कैसे निकलता है वही हम देखेंगे। ये है आपका डीएनए, और ये क्या है? ये इसकी स्पूलिंग कर रहे हैं। स्पूलिंग क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब ये जो इसमें है क्या, ये जेनेटिक मटेरियल निकलता कैसे है? हम कोई भी एक सेल ले लेते हैं, मान लीजिए पहले हमको सेल निकालनी होगी बॉडी से, तो हमको एक सेल बाहर निकालनी है। सेल निकालने के बाद हम क्या करते हैं? उसमें से डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? पहले तो हम उसको क्या करें, बॉडी को तोड़ लिया जाए। मतलब बहुत आसान एक प्रोसेस है। अगर हम देखना चाहें घर पे कैसे डीएनए को एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल मेथड पे आप घर बैठे बैठे डीएनए को बाहर निकाल सकते हैं। कैसे? कोई भी आप प्लांट ले लीजिए जिससे क्या हो, इजीली वो मैश हो जाए। कोई भी प्लांट का प्रोडक्ट ले लीजिए जो इजीली मैश हो जाए, जैसे आप बनाना ले सकते हो या पपाया ले सकते हो। उसको क्या करें, आप मैश कर लीजिए, ठीक है। मैश करके क्या करेंगे, उसमें हम डालेंगे, हम ले लेंगे एक बकेट क्या एक ले लेंगे बीकर, जिसमें हम मेजर कर लेंगे कितना, 90 ml वाटर। ये सारे प्रोडक्ट आपको घर पे मिल जाएंगे। 90 ml वाटर, इसमें डालेंगे NaCl, कितना NaCl डालेंगे, कितना 10 ग्राम 10 ग्राम NaCl इसमें ऐड कर देंगे। NaCl क्या है, आपके घर की कॉमन सॉल्ट, नमक उठा के डाल देना है, कॉमन सॉल्ट के इसमें डाल देंगे। फिर क्या करेंगे, इसमें डिटर्जेंट डाल देंगे। डिटर्जेंट वो भी लिक्विड डिटर्जेंट डालना है, ये जो पाउडर फॉर्म में आता है उसको नहीं डालना। लिक्विड डिटर्जेंट को इसके अंदर घोल देंगे, ठीक है। या फिर आपके पास शैम्पू तो होगा ही, वो डाल दीजिए। वो भी कितना डालना है, तो वो भी 10 ml डालना है। अब इसको इसमें डाल के तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसके अंदर अब मिक्स करने के बाद इसको क्या करना है, जो आपने मैश कर रखा है, एक क्या लीजिए, एक पॉली बैग ले लीजिए, और उसमें ले लीजिए पपाया या समथिंग लाइक बनाना, और उसको मैश कर लीजिए इसके अंदर, ठीक है। मैश करने के बाद इसमें ऐड करेंगे इनको, ठीक है। किसको, ये जो सॉल्यूशन आपने इन तीनों से मिला करके बनाया है, लिक्विड डिटर्जेंट, वाटर और नमक से, उसको इसमें डाल देंगे, और तीनों को क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसे टैप करके प्लास्टिक के ऊपर आप उसको क्या कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। देन इसको पोर करेंगे, पोर कर लेंगे सीव की मदद से, मतलब छन्नी की मदद से आप इसको छान लेंगे। एक छन्नी है, इसके ऊपर ये जो आपने तीनों सारे मिक्सचर इसमें मिलाए थे बनाना के साथ, उसको आप क्या करेंगे, छन्नी की मदद से छान लेंगे। नीचे जो लिक्विड है वो यहाँ जमा हो जाएगा, और जो भी सॉलिड पार्टिकल है वो छन्नी में ही रह जाएगा। अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है इस लिक्विड की जो आपने छान करके निकाला है। इस लिक्विड को आप क्या करेंगे, इसमें डालेंगे चिल्ड इथेनॉल। इथेनॉल क्या होती है, एक अल्कोहल होती है। तो अल्कोहल हमको कहाँ मिलता है, 90% अल्कोहल तो हमको घर पे सैनिटाइजर में ही मिल जाएगा। ठंडे सैनिटाइजर, मतलब हमको सैनिटाइजर को फ्रिज में रख देना है जब वो बहुत चिल हो जाए। ऐसा नहीं कि फ्रीजर में डाल दिया वो जम गई, नहीं, उसको क्या करना है, फ्रिज में रखना है, और वो जब ठंडी हो जाए तो चिल्ड इथेनॉल को जब हम इसमें डालेंगे और वेट करेंगे, यू हैव टू वेट करेंगे। हम देखेंगे कुछ समय बाद क्या होगा, इसमें डीएनए हमको मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, थ्रेड लाइक, बिल्कुल धागे जैसा सफ़ेद सफ़ेद जो है कि गुच्छा आपको दिखने लगेगा। और आप इसको क्या करेंगे, जब इसको ऐसे किसी लोहे की रॉड से या किसी भी लोहे के सब्सटेंस से जब इसको गोल गोल घुमा के, इससे क्या है, आपका जो
मान लीजिए आप तो ग्लास में ही करने वाले हो, तो ग्लास है तो उसमें लेकर के आप क्या करोगे, जब किसी भी एक लोहे की रॉड से आप इसको स्टर करते हो और निकालते हो, तो ये देख रहे हैं आप स्टर करके निकाला जा रहा है एक हुक की मदद से। और ये जब इसी मेथड को हम कहते हैं स्पूलिंग। स्पूलिंग क्या स्पेलिंग होती है स्पूलिंग की, ये है स्पूलिंग, ठीक है। जब हम किसी रॉड की मदद से, किसी लोहे के सब्सटेंस से, मेटल से हम क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे इसको उठाते हैं, ऐसे क्या करेंगे, रोटेट करके और डीएनए को बाहर निकालना, इसी को कहते हैं स्पूलिंग। तो इसको आप घर बैठे बैठे भी एक्सट्रैक्शन कर सकते हो। लैब में इसे कैसे किया जाता है, इसी मेथड को कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है। अब सेल है तो सेल में क्या करेंगे, पहले उसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए आती है आपकी लाइसोजाइम्स, या मतलब अगर डिपेंड करता है कि कौन सी सेल वॉल है। प्लांट सेल है तो प्लांट सेल है तो उसमें क्या होगा, सेलुलोज, तो उसमें हम क्या करेंगे, सेलुलेज एंजाइम डाल देंगे। जो भी नाम है उसमें एज लगा दीजिए, आपकी बन जाएगी एंजाइम, ठीक है। एंजाइम कैसे बन जाती है, कोई भी नाम में एज लगा देते हैं। सेलुलोज निकालना था तो सेलुलेज एंजाइम डाल दी, ASE। देन अब क्या करना था, काइटिन, फंगस में क्या होती है, बाहर की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है, तो उसको अगर डिसॉल्व करना है उसकी सेल को, फंगस के, तो हम काइटिनेज डाल देंगे, ASE। देन RNA है तो राइबोन्यूक्लियस होता है ना, राइबोन्यूक्लियेज, तो क्या है राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो राइबोन्यूक्लियेज डाल देंगे इसके अंदर, एज। अगेन प्रोटीन है तो प्रोटीएज डाल देंगे। अब ये सबको क्या करना है, बाकी जो मान लीजिए हमारा जो डीएनए था वो सेल के अंदर था, तो पहले हमको क्या करना है, इसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट कर लेना है। अगर प्लांट सेल है तो हम यूज करेंगे सेलुलेज, अब फंगस है तो काइटिनेज, और लाइसोजाइम इन केस क्या है, लाइसिस करानी है, कोई बैक्टीरियल सेल है और बैक्टीरियल सेल में से उस डीएनए को बाहर निकालना है, तो हम डालते हैं लाइसोजाइम्स। लाइसोजाइम क्या करती है, लाइसिस कर देती हैं किसकी सेल वॉल को, तो बैक्टीरिया के सेल वॉल की लाइसिस कर देती हैं। देन न्यूक्लियस की बात आती है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, अब सेल बाकी है, सेल के अंदर क्या हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, RNA हो सकता है, DNA भी हो सकता है, बट हमको पर्टिकुलर वही DNA ही चाहिए, तो हम प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देंगे प्रोटीएज की मदद से, और RNA को डाइजेस्ट कर देंगे राइबोन्यूक्लियेज की मदद से। अब हमारा डीएनए जो है, अब ऐसा नहीं है कि डीएनए मिल गया, नहीं, अभी डीएनए को अभी भी निकालने के लिए उसमें चिल्ड इथेनॉल डालना पड़ता है। चिल्ड मतलब बहुत ही ठंडा ठंडा, कूल, है ना। इथेनॉल डालना पड़ता है, यानी कि अल्कोहल डालना पड़ता है। अब इथेनॉल को हम जब डालते हैं तो क्या होता है, ये डीएनए ऐसे प्रेसिपिटेट हो जाता है, और प्रेसिपिटेट मतलब नीचे बैठ जाता है, और हम इसको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, कंडेंस हो जाता है। ये देखिए, इसको स्पूलिंग करके निकाल रहे हैं, ये प्रेसिपिटेटेड डीएनए है, इसको हुक की मदद से ये आइसोप्रोपेन या फिर इथेनॉल डालिए, ये क्या होता है, अल्कोहल होता है, ठंडा अल्कोहल डालना है और इसमें से इसको निकाल लेना है। तो घर पे ये मेथड इजीली कर सकते हैं आप। डीएनए को निकाल के जरूर देखिएगा, अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आपको भी डीएनए निकालने में बहुत ही मजा आने वाला है। देन किसी किसी स्कूल में भी ये प्रैक्टिकल कराया जाता है आप लोगों को लैब में। देन हम सेकंड स्टेप देखते हैं। हमने फर्स्ट स्टेप तो देख लिया कि डीएनए को निकालते कैसे हैं, आइसोलेशन कैसे करते हैं डीएनए का। अब हम देखेंगे फ्रेगमेंटेशन कैसे करते हैं, इनको छोटे छोटे हिस्से में तोड़ते कैसे हैं। तो हमको पता है कि फ्रेगमेंटेशन करने के लिए वो एंजाइम कौन सी आती है, तो हाँ बिल्कुल सही, आप सही गेस कर रहे हैं, वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। एक्सो नहीं है, एंडो है, एंडो इनसाइड, एक्सो एंडोन्यूक्लिएज। और रेस्ट्रिक्शन क्यों नाम है, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड सीक्वेंस को ही कट करने वाली है, किसी और जगह नहीं काटेगी। जैसे ई कोलाई थी तो हमने बताया था किस पे कट करती है, JAATT C पे ही कट कर रही थी, G पे कट लगाएगी और इधर भी क्या करेगी, G के बाद कट लगाएगी, ठीक है। अब ये कट लगाती हैं और क्या होता है, कट लगाने के बाद एक पर्टिकुलर साइड हमको फ्रेगमेंट मिल जाती है। सपोज करते हैं कि एक डीएनए सेगमेंट है, अब डीएनए सेगमेंट है उसको काटेंगे ना, तो डीएनए सेगमेंट को कैसे कट करते हैं, देखिए ये आपका रहा डीएनए को बनाना तो बहुत आसान हो गया है हमारे लिए, ऐसे बनता नहीं इतना ईजिली। क्या होता है, माइनर ग्रूव, मेजर ग्रूव, फिर वाटसन एंड क्रिक क्या करते हैं, उन्होंने बताया था कि इसमें अंदर बेस पेयर्ड होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन के। अब इसको फ्रेगमेंट करना है, मतलब इसको टुकड़ों में बांटना है, तो इस पर आती है एंजाइम और इसको करती है ब्रेक करेगी। तो अब इसके कितने हिस्से मिल जाएंगे, इसके एक हिस्सा ये मिलेगा, ठीक है, दूसरा हिस्सा हमको क्या मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा, और तीसरा हिस्सा हमको क्या मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा।
ये तीसरा हिस्सा मिल जाएगा। इस तरीके से हमको क्या होगा, 3 अलग अलग सेगमेंट मिल जाते हैं। तो ये हमने क्या कर लिया, फ्रेगमेंट कर लिया, मतलब 3 हिस्सों में बांट दिया, इसका फ्रेगमेंट कर लिया मतलब बंटवारा कर दिया, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया, कट कर लिया डीएनए को। किसकी मदद से करते हैं, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से करते हैं। देन हम क्या देखते हैं कि थर्ड स्टेप क्या है हमारी, तो थर्ड स्टेप है हमारी आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड फ्रेगमेंट। अब हमने 3 हिस्से काट तो लिए, अब उसमें से हमको चाहिए कौन सा वाला था, उसमें से एक निकालना होगा ना। जैसे ये 3 सेगमेंट है, हमको चाहिए ये वाला, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे कि हमको यही चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका आइसोलेशन करने के लिए हम क्या देखते हैं कि हम किसका यूज करते हैं, तो हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने देख रखा है, ये मेथड कैसे होता था कि हम डीएनए को सेगमेंट वाइज ऐसे बांट, मतलब हम डीएनए को इसमें रन करा रहे थे, जेल में डाल दे रहे थे। किस में डाल रहे थे, एग्रोज जेल में। किस जेल में, एग्रोज जेल में। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है एमसीक्यू में कि एग्रोज जेल में ये यूज होता है। इसमें डालते हैं हमारा डीएनए सेगमेंट और इसको रन कराते हैं। रन कराने के बाद जो भी हमको चाहिए, कि हमको पता है 300 वाला, 300 बेस पेयर वाला चाहिए, या हमको पर्टिकुलर पता है कि हमको इतने बेस पेयर का चाहिए, 200 बेस पेयर वाला चाहिए, तो हम वहां से वो डीएनए को निकाल लेंगे, क्योंकि ऐसे बैंड्स की तरह हमको दिखने लगेंगे। और बैंड्स की तरह जैसे ही दिखने लगेंगे, हम क्या करेंगे, इनको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, हम देखेंगे कि ये है डीएनए, इसको हम क्या करेंगे, इसको ब्लॉटिंग पेपर के थ्रू ऐसे करके निकाल लिया जाता है यहाँ से इसको। अब ये इस डीएनए सेगमेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इसी को कहते हैं कि डिजायर्ड सेगमेंट को हम क्या करते हैं, आइसोलेट कर देते हैं। देन लाइगेशन, अब इसका क्या करेंगे, वेक्टर से इसको जोड़ देंगे। वेक्टर से कैसे जोड़ते हैं, वेक्टर से जोड़ने के लिए, अब देखिए जो आपका सेगमेंट मिला है वो ऐसा नहीं कि सेगमेंट मिल गया तो हम क्या करेंगे, उसको ले लेंगे और हो गया, नहीं। बस सेगमेंट मिला है, पहले उसको एम्पलीफाई करना पड़ेगा, उसके नंबर को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद हम उस पर पीसीआर करते हैं। पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नाम से समझ में आ रहा है, पॉलीमरेज मतलब कई सारे, पॉलीमरेज मतलब पॉली मतलब बहुत सारा, किसका, बहुत सारा प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। जो डिजायर्ड सेगमेंट था हमारा डीएनए का, जो हमको चाहिए था, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाना, पीसीआर। कई चेन्स में रिएक्शन चलेंगी, मतलब कई स्टेप्स में ये रिएक्शन चलेंगी, बार बार रिपीट होती रहेंगी, साइक्लिक फॉर्म में रिपीट करते रहेंगे। तो क्या होगा कि ये चेन रिएक्शन देंगी हमको, और क्या बना देंगी, पॉलीमर बना देंगी। डीएनए की कई मल्टीपल कॉपीज बना करके हमको दे देंगी। रिएक्शन कराते हैं, कैसे होता है, क्या होता है, ये हम देखते हैं। अब देखिए, इसको बहुत ही सिंपल बेसिक टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है। इसमें होता क्या है ना कि हम लेते हैं कुछ सब्सटेंस, जैसे हमारा जो सैंपल है डीएनए का, वो डीएनए जो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया था, क्या कराने के बाद, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने के बाद जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है डीएनए को, वो हम ले लेंगे। कुछ प्राइमर्स लेंगे। प्राइमर्स वो सीक्वेंस होती हैं जो यहाँ पे हम देखेंगे कि बाइंड कर जाएंगी। अभी देखेंगे क्या होती हैं प्राइमर्स। छोटे छोटे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं। जैसे डीएनए इतना बड़ा था, तो डीएनए में से हम इतना छोटा सा सेगमेंट ले लेंगे, मतलब मान लीजिए इसमें एडेनिन और ग्वानिन 2 सेगमेंट ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं प्राइमर्स, ठीक है। देन हम देखते हैं कि हम लेते हैं इसमें कुछ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, इसके अलावा हम लेते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, मतलब कि कुछ बेस पेयर्स, ये अकेले अकेले बेस पेयर्स हैं जो आगे जाके बेस पेयरिंग करेंगे। तो 4 बेस पेयर्स होते हैं डीएनए में, उनको हम अलग अलग ले लेंगे। देन हम ले लेंगे टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज क्या होता है, एक एंजाइम होती है जो एक बैक्टीरिया से निकाली जाती है, थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो बहुत हाई टेम्परेचर, मतलब 90 डिग्री सेल्सियस पे भी सर्वाइव कर सकता है। इतने गर्म टेम्परेचर में इसका सर्वाइव करना, अब हम यहाँ पे नॉर्मल बैक्टीरिया क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर हम 95 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं। और ये जो बैक्टीरिया है, इसकी क्षमता जो है, क्षमता बहुत बड़ी बात होती है, सबको अपनी क्षमता बढ़ाती रहनी चाहिए, जैसे आप लोगों को भी अपनी क्षमता बढ़ानी है यहाँ पे। तो टैग पॉलीमरेज जो है कि ये पॉलीमर है, पॉलीमरेज एंजाइम है जो हम टैग पॉलीमरेज बैक्टीरिया से निकालते हैं। क्या है, सॉरी, टैग बैक्टीरिया से निकालते हैं। मतलब थर्मस, टी फॉर थर्मस, थर्मस मतलब हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करने वाली। एक्वाटिकस, इसका क्या है, पूरा नाम है जीनस और स्पीशीज का, एक्वाटिकस, ठीक है। अब हम इसको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं और जीनस का नाम, स्पीशीज का नाम हमेशा स्मॉल से शुरू करते हैं और जीनस का नाम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। अब इसको हमने इसमें से ही क्यों लिया, हम नॉर्मल पॉलीमरेज क्यों नहीं ले रहे थे। तो पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो हमारे अंदर पाई जाती है, लेकिन ये क्या है, ये पॉलीमरेज एंजाइम का काम होता है कि नंबर ऑफ डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी तैयार करना। लेकिन यहाँ पे हमको हाई टेम्परेचर पे काम करना है। हमारी बॉडी में कितना टेम्परेचर होता है, तो हमारी बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस पे होती है
और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट पे काम करती है। लेकिन यहाँ पे 95 डिग्री सेल्सियस है, बहुत हाई टेम्परेचर है, कहाँ हम 37 पे जिंदा रहने वाले आदमी, तो इनका 95 डिग्री सेल्सियस है, तो मतलब हमारी जो पॉलीमरेज एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज, वो यहाँ पे काम नहीं करेगी, डीनेचर हो जाएगी इतने हाई टेम्परेचर पे। तो ऐसा बैक्टीरिया हमने लिया जो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करता था और उसके अंदर का जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो भी हाई टेम्परेचर पे काम करने की क्षमता रखता था। तो हमने उस बैक्टीरिया में से अपना पॉलीमरेज को एक्सट्रैक्ट कर लिया, बाहर निकाल लिया, बाहर निकाल के हम उसको यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं। देन हम लेते हैं मिक्स बफर। मिक्स बफर कुछ नहीं होता है, एक सॉल्यूशन होता है जिससे हम क्या करते हैं, बनाते हैं, पीएच मेंटेन करते हैं। पीसीआर ट्यूब, इनको ही क्या करते हैं, इसी के अंदर हम सारा मटेरियल जो सब लिया है हमने, इसको सबको इसी के अंदर डाल देना है, एक छोटे से ट्यूब के अंदर, और इस ट्यूब को हमको डाल देना है इस मशीन में। इस मशीन में डाल के क्या होता है, ये रन करती है। और इसमें होता क्या है, अब यहाँ होता क्या है कि ये है आपका डीएनए, जो डीएनए आप ले रखे हैं, आपको जो डिजायर्ड सेगमेंट जो आपने ले रखा था, वो डीएनए जो हमने क्या किया था, एक्सट्रैक्ट किया था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के मेथड के बाद। अब हमने उसे यहाँ पे डाल दिया। ऑब्वियसली डीएनए है तो डबल स्ट्रैंडेड होगा ही, बेस पेयरिंग करके रखा ही होगा। अब इनको हमको करना होता है अलग, मतलब जुदा करना होता है एक स्ट्रैंड को दूसरे स्ट्रैंड से। अब नॉर्मली तो ये अलग होते नहीं है, तो हमको हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा गर्मी प्रोवाइड करनी पड़ती है। हाई टेम्परेचर की वजह से ये क्या होते हैं, डीनेचर मतलब टूट जाते हैं, इनके बीच की जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका ब्रेकेज हो जाता है। तो कितना टेम्परेचर रखते हैं, 95 डिग्री सेल्सियस। फिर ये जैसे ही ये स्ट्रैंड जो बेस पेयर किए होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, मान लीजिए यहाँ एडेनिन था और यहाँ थाइमिन से पेयर किया होगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर किया होगा, तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इसका ये टूट जाता है। अब ये टूट गया तो ये अलग अलग हो जाएंगी, दोनों स्ट्रैंड क्या हो गई, अलग हो गई, सेपरेट हो गई, अलग हो गई। अब जैसे ही ये स्ट्रैंड अलग हुई और दूसरी स्ट्रैंड दोनों अलग अलग हो गई, यहाँ पे आकर के बाइंड करते हैं कौन, ये जो हमने डीएनए लिया था वो है ये। अब ये अलग अलग हो गया तो हम इसमें प्राइमर्स बाइंड करते हैं। तो पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, डीनेचर, किसका डीनेचर होना, डीएनए का डीनेचर होना। तब बाइंड थी, खुल गई, अलग अलग हो गई, डीनेचर हो गई। जब अलग हो गई तो डीनेचर हो गई। देन अब क्या है, अब होता है अनीलिंग का प्रोसेस। अनीलिंग का प्रोसेस मतलब क्या होता है कि हम इसमें बेस पेयर को ऐड कर रहे हैं। बेस पेयर यानी प्राइमर्स को ऐड करने हैं। प्राइमर्स के ऐड होने के ही प्रोसेस को बोलते हैं अनीलिंग। अनीलिंग सेकेंड प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि जो प्राइमर्स हैं, ये प्राइमर्स थे ना ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, वो यहाँ पे आकर के बाइंड हो जाते हैं। और बाइंड होते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे बाइंड हो गए, ये देख रहे हैं येलो कलर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो ये स्टार्टर का काम करते हैं। जैसे खाना खाने के पास आप पहले आप स्टार्टर खाते हो ना, तो वो स्टार्टर का काम करते हैं। आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं तो उस तरीके से। अब ये क्या करते हैं, इससे बेस पेयर करना शुरू कर देते हैं। इसका ये जो एक स्ट्रैंड थी इसके यहाँ पे आकर बाइंड हो गए, और ये जो दूसरी स्ट्रैंड अलग हो गई थी इससे, इसके यहाँ पे आके बाइंड हो गए। तो एक यहाँ बाइंड हुआ और एक यहाँ आके बाइंड हो गया। अब बाइंड हो गया, इसी को बोलते हैं प्राइमर। ये प्राइमर कुछ नहीं है, बस कुछ सीक्वेंस है। एडेनिन होगा यहाँ, जैसे थाइमिन से अलग हुआ है ना, ये एडेनिन था। अब यहाँ पे क्या था, मान लीजिए कुछ भी सीक्वेंस ले लेते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, एनीथिंग, कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ पे भी इसका बेस पेयर होगा, एडेनिन था तो यहाँ थाइमिन होगा, ग्वानिन है तो साइटोसिन होगा, साइटोसिन है अगेन ग्वानिन, थाइमिन, एडेनिन, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, इसमें भी बेस पेयर होंगे। अब यहाँ पे कौन आके बाइंड करेगा, यहाँ थाइमिन था तो एडेनिन, साइटोसिन है तो ग्वानिन, अब यहाँ ग्वानिन है तो अगेन साइटोसिन। इस तरीके से क्या होता है कि बेस पेयर बन जाता है इनका। और यहाँ पे भी क्या होते हैं, अब यहाँ पे भी जी और सी, इस तरीके से ये कुछ सीक्वेंस होती हैं जो एक साथ प्रेजेंट होती हैं और इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे आकर के बाइंड हो जाती हैं। अब इसी प्रोसेस को इसी प्राइमर, इसको बोलते हैं प्राइमर। इसी प्राइमर के बाइंड होने को ही कहते हैं अनीलिंग। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, ये होती है 55 डिग्री सेल्सियस पे। 55 डिग्री पे प्राइमर आकर के टेम्पलेट स्ट्रैंड से बाइंड हो जाते हैं। दिस इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड, और उस पर बाइंड हो गए। देन अब क्या होता है 72 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर कर देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यहाँ हम घटा रहे थे, अब थोड़ा सा बढ़ा देंगे 72 डिग्री सेल्सियस पे। तीसरी स्टेप होती है एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन का काम करते हैं हमारे टैग पॉलीमरेज। ये एंजाइम आएगी और पूरे टाइम सॉल्यूशन के अंदर ये बफर रहेगा। ये बफर जो है हमारे बॉडी में जो पीएच होता है वो पीएच यहाँ मेंटेन करके देता है, ताकि जो डीएनए है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, उसके सीक्वेंस चेंज ना हो जाए। तो ये पीएच मेंटेन करने का काम करता है बस, ठीक है। मतलब एसिड या बेसिक जो भी नेचर हमारे ब्लड में रहता है वो नेचर इनको दे देते हैं। उस सेल के अंदर जो हमारे एटमॉस्फेयर रहता है वो यहाँ प्रोवाइड करके देते हैं। अब इन सब का काम तो हमने देख लिया। अब टैग पॉलीमरेज का क्या काम है, टैग पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो यहाँ आके बाइंड करेगी,
टैग पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो यहाँ के बाइंड करेगी प्राइमर के आगे, और ये क्या करती है, डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी बनाने में मदद करती है। अब ये क्या करेगा, ये एंजाइम है, इसको बढ़ावा देगा कि जाओ भाई आगे बढ़ो और हमारे डीएनए को एक्सटेंड कर दो, मतलब एग्जैक्ट कॉपी तैयार करके दे दो। अब एग्जैक्ट कॉपी तैयार करने के लिए इसके बेस पेयर भी तो चाहिए, तो ये बेस पेयर यहाँ फ्रीली मौजूद होते हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी इसकी क्या करते हैं, बाइंड करना शुरू कर देते हैं। जैसे एडेनिन है तो यहाँ आके बाइंड कर जाएगा तुरंत, क्या थाइमिन है तो एडेनिन बाइंड कर जाएगा, अगेन यहाँ थाइमिन है तो एडेनिन यहाँ से आकर के बाइंड कर जाएगी। देन एक और क्या, ऐसा नहीं कि बस एक ही एडेनिन डाल दिया हमने, कई फ्रीली छोड़ रखी है एडेनिन की, जहाँ जरूरत होगी जाके बाइंड हो जाए। साइटोसिन है वो आके यहाँ बाइंड हो जाएगा ग्वानिन के साथ, अब यहाँ ग्वानिन बाइंड हो जाएगा, यहाँ थाइमिन बाइंड हो जाएगा। ऐसे ही एग्जैक्ट कॉपी यहाँ पे तैयार हो जाएगी और इसकी भी एग्जैक्ट कॉपी यहाँ पे तैयार हो जाएगी। ऐसे हमने देखा कि एक डीएनए स्ट्रैंड से दो डीएनए बन गए, एक डीएनए का स्ट्रैंड ये बन गया और दूसरा ये बन गया, तो ये है, ये एक साइकिल है। ऐसे ही बस वन साइकिल है, ऐसे कई साइकिल रिपीट होती है। और ये क्या होता है, एक साइकिल को काम करने के लिए लगभग 1.5 मिनट लगते हैं। और ऐसे क्या होगा कि कई साइकिल चलने के बाद हम देखते हैं कि हजारों की संख्या में हमारा रिक्वायर्ड डीएनए कॉपीज की तैयार हो जाती हैं। तो हमारा डीएनए की कॉपी तैयार हो गई, जिसको हमको क्या कराना है, एक्सप्रेस कराना है। अब डीएनए की कॉपी तो तैयार हो गई, प्रोटीन नहीं बना है अभी हमको प्रोटीन तो बनाना ही है, मतलब इंसुलिन का डीएनए हमको मिल गया है, डीएनए की हमने कॉपी तैयार कर ली है, बट अभी प्रोटीन, इंसुलिन प्रोटीन बन के हमको नहीं मिला है। उसको कैसे बनाते हैं वो देखते हैं फर्दर स्टेप्स में। अब देख रहे हैं कि हमने कॉपीज तो तैयार कर ली, अब हम क्या करेंगे, इनका ट्रांसफर। अब ट्रांसफर कर दिया, हमको इसको ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर कैसे करते हैं, तो अगेन हम वेक्टर का यूज करते हैं। अब ये जो रिक्वायर्ड डीएनए था, अब ये जो आपका डीएनए जिसकी आपने कॉपी बनाई, उसको हम बाइंड करते हैं प्लाज्मिड से। प्लाज्मिड क्या था, तो ये बैक्टीरिया के अंदर जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल था, जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग था, एक्स्ट्रा सेलुलर था, सर्कुलर था, उसमें हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। किसको ऐड करेंगे, जो हमारा सेगमेंट था जिसको हमने क्या किया, अभी रेप्लिकेट किया है पीसीआर के अंदर, मल्टीपल कॉपीज इसकी बना ली है। अब इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब ये लेकर के जाएगा और क्या करेगा, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे एक ई कोलाई के अंदर। ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर है, ई कोलाई है, ई कोलाई इज अ बैक्टीरिया, इसके ये होस्ट का काम करता है और इसके अंदर जाएगी कौन, हमारी रिकॉम्बिनेंट। दिस इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दो अलग अलग डीएनए है इसमें, ये वेक्टर का डीएनए है और ये किसका है, तो ये हमारा फॉरेन डीएनए। ये जाएगा होस्ट के बॉडी के अंदर, होस्ट के बॉडी के अंदर जाने की वजह से ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर ट्रांसफर। अब ये नॉर्मल जो ई कोलाई थी उसके पास ये कैपेसिटी नहीं थी कि वो एम्पिसिलिन से रेसिस्टेंस शो करे। सपोज हमने इस डीएनए सेगमेंट में, ये डीएनए सेगमेंट था कि इसके पास थी प्रॉपर्टी एम्पिसिलिन से रेसिस्टेंस शो कर रहा था। एम्पिसिलिन से रेसिस्टेंस, आप कहोगे मैम आप तो कह रही थी कि इंसुलिन है, कहाँ से एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस आ गया, तो अब बेटा इसके जीन में अब कई कोडॉन्स होती है ना, इसके क्या है, दो प्रॉपर्टी है इसमें। मान लो क्या है, इसके अंदर इंसुलिन भी ये प्रोड्यूस कर सकता है, साथ साथ ये रेसिस्टेंस भी शो कर रहा है, तो अब ये रेसिस्टेंस भी शो करेगा एम्पिसिलिन से। नॉर्मल ई कोलाई में ये क्षमता नहीं होती है कि वो क्या कर सके, नॉर्मल ई कोलाई का क्या है कि इसके पास ये क्षमता नहीं है कि ये रेसिस्टेंस शो कर सके। बट अब हमने इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला है तो ये रेसिस्टेंस शो करेगी। तो अब हम इसको क्या करेंगे, एक स्लाइड लेंगे, एक मतलब पैट्री डिश लेंगे। पैट्री डिश क्या होती है, एक छोटा छोटा समझ लीजिए कि शीशे का ग्लास है, छोटा छोटा, ठीक है, जैसे होता है ना बॉटल की कैप, तो कैप समझ लीजिए वो शीशे की होती है। उसके ऊपर इन दोनों को डाल देंगे, इसमें डाल देंगे हम नॉर्मल वाटर। नॉर्मल वाटर में इन दोनों बैक्टीरिया को डालेंगे तो दोनों सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन यहीं पर हम एम्पिसिलिन ले लेते हैं, तो एम्पिसिलिन अगर हम डालते हैं तो ये बैक्टीरिया के पास इससे बचाव करने के जीन्स नहीं है, इससे ये बच नहीं पाएगा, मतलब ये मर जाएगा। और जो हमारी रेसिस्टेंस बैक्टीरिया है, जो अभी इससे बचने की इसके अंदर क्षमता आ गई है, एम्पिसिलिन से लड़ने की क्षमता आ गई है, तो ये इस एम्पिसिलिन क्या है, तो एंटीबायोटिक है जो हम खाते हैं, तो ये अब इसके अंदर जाएगी तो ये मरेगी नहीं, ठीक है, इसके अंदर मरने की क्षमता नहीं है ये वाली, ठीक है, ये सरवाइव कर जाएगी और ये इसके अंदर मर जाएगी। तो हम जो भी हमारा बैक्टीरिया जिंदा रह जाता है तो हम समझ जाते हैं कि इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, हम उसको छांट लेते हैं। और जो मर जाती है हम समझ लेते हैं कि इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं गया है, उसको हम निकाल देते हैं, ठीक है। अब जो जिंदा है वो कॉलोनीज बनाएंगे, उनका हम कल्चर करेंगे।
अब हम क्या करेंगे, जो हमारे डीएनए हमने पता कर लिया कि कौन कौन से बैक्टीरिया के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया है, एम्पिसिलिन से कौन कौन से रेसिस्टेंस शो कर रहे हैं वो हम पहचान गए। अब उनका कल्चर करेंगे। कल्चर कैसे कर सकते हैं, मतलब हम उनको पालेंगे, पोसेंगे, बड़ा करेंगे, उसके नंबर को, अभी एक बैक्टीरिया थी ना, अब उसके कई सारी बैक्टीरिया हम बनाने की कोशिश करेंगे। हमने मान लो 2 बैक्टीरिया 4 बैक्टीरिया ऐसे बना ली। अब हमको क्या चाहिए, उसकी मल्टीपल कॉपीज चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने क्या किया कि एक भगोना ले लिया, उसके अंदर कल्चर दे कर दिया, मतलब उसके अंदर क्या किया, बैक्टीरिया पाल ली और वो क्या करेगा, पूरे भारत के इंसुलिन की डिमांड को पूरी कर देगा। नहीं, हमको उसका लार्ज प्रोडक्शन करना पड़ेगा। एक फैक्ट्री, एक इंडस्ट्री के अंदर उसको सेटअप करके लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तभी क्या होगी, पूरे इंडिया की नीड को फुलफिल कर पाएंगे हम। तो क्या होता है, कैसे होता है कल्चर, वही हम देखेंगे। कल्चर होगा होस्ट सेल का लार्ज स्केल के अंदर, कैसे होता है ये, तो यहीं पे रोल आता है हमारे बायो रिएक्टर्स का। बायो रिएक्टर्स क्या होते हैं, अब हम इसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है तो हम यूज करते हैं बायो रिएक्टर्स। ये आपका एनसीईआरटी में आपको ये डायग्राम मिलेगा बायो रिएक्टर का। तो 2 तरीके के बायो रिएक्टर है, एक है सिंपल स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर और एक हम देखते हैं क्या है, इसमें हम थोड़ा सा अंतर देखते हैं, क्या है ये है स्पार्ज टैंक बायो रिएक्टर। स्पार्ज मतलब कोई भी चीज स्प्रिंकल करना, पानी का स्प्रिंकल होता है तो पानी के स्प्रिंकल को ही कहते हैं स्पार्ज। और टैंक है, ये टैंक है जो कि बायो रिएक्टर का काम कर रहा है। बायो मतलब लाइफ, किसकी लाइफ है, यहाँ बैक्टीरिया की लाइफ है, और रिएक्टर उसमें रिएक्शन हो रहे हैं। और यहाँ पे सिंपल, जैसे क्या हो रहा है, सिंपल स्टर, स्टर मतलब क्या होता है, मथनी। जैसे आपके घर में मम्मा मट्ठा बनाती हैं तो वो क्या करती हैं, ऐसे क्या करती हैं, दही दूध को मटती हैं, तो वही काम यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इम्पेलर कर रहा है। इम्पेलर क्या होता है, बिल्कुल मट्ठे जैसे ऐसे मम्मा मटती हैं और उसमें किसकी लाइफ को कहती हैं कि जिंदा रहे, लैक्टोबैसिलस को जिंदा रखने की कोशिश की जाती है। वैसे ही हम यहाँ पे जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला बैक्टीरिया है उसका हम क्या करेंगे, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे। ये असली में कुछ इस तरीके से दिखता है, इतना बड़ा सा होता है, ठीक है। अब ये असली में कैसे काम करता है और डायग्रामेटिकल व्यू उसका कैसा दिया है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। इसके पहले हम समझ लेते हैं कि बायोरिएक्टर हम क्यों ले रहे हैं। हम इसको क्या करते हैं, किसी बड़े से पतीले में भी क्यों नहीं कल्चर कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमको बड़े बड़े ऐसे रिएक्टर्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है। और ऐसा नहीं है कि हम बड़े बड़े कोई बर्तन ही क्यों नहीं ले रहे हैं, मान लीजिए बड़ा बड़ा बर्तन ले लिया, नहीं ले रहे हैं, हम पूरा एक मशीन यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि रिक्वायर्ड टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट्स क्या चाहिए, इसको पूरे इसकी नीड का ध्यान रखता है कि बैक्टीरिया है, लाइफ है, तो उसको क्या चाहिए वो देता है। जैसे हमको क्या चाहिए, हमको खाना चाहिए, पानी चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए रहने के लिए। क्या होगा कि ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो भी क्या होगा, और कम हो जाएगा तो भी क्या, बहुत ठंडी लगती है, और इतना कम हो जाएगा ज़्यादा तो डेथ भी हो जाती है। तो प्रॉपर टेम्परेचर को उस तरीके से यहाँ मेंटेन किया जाता है। पीएच मेंटेन करते हैं ताकि ना ज़्यादा एसिडिक हो जाए इन्वायरमेंट, ना ज़्यादा बेसिक हो जाए इन्वायरमेंट। ये सब को मेंटेन करता है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहे, विटामिन मिलते रहे, उसके लिए ये मशीन काम करती है। कैसे काम करती है वो हम देखते हैं। बायोरिएक्टर ये देख रहे हैं, ये टेम्परेचर मेजर करता है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए मशीन है, हर चीज़ को रेगुलेट किया जाएगा ना, जैसे टेम्परेचर, तो डिजायर्ड टेम्परेचर को यहाँ पे मेंटेन किया जाता है, क्योंकि अल्टीमेट एम है हमारा प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करना। अल्टीमेट एम है कि हमारा इंसुलिन प्रोटीन को हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट को निकाल सकें। और हेट्रोलोगस होस्ट, हेट्रोलोगस क्या होता है, मतलब जो प्रोटीन है वो नॉर्मली उस होस्ट में बनती नहीं है, वो प्रोटीन उस होस्ट की नहीं है। ई कोलाई में नॉर्मली इंसुलिन नहीं बनता है, हमारे बॉडी में बनता है, लेकिन हम उसके बॉडी में इंसुलिन बना रहे हैं, तो उसी को कहते हैं हेट्रोलोगस होस्ट। जो होस्ट है, होस्ट कौन है, ई कोलाई बैक्टीरिया, वो क्या है, हेट्रोलोगस। हेट्रोलोगस मतलब उसके अंदर नॉर्मली वो प्रोटीन नहीं बनता है, उसके लिए आम बात नहीं है, उसके अंदर ये हम बाहर से डाल के बना रहे हैं। और हमको क्यों बना रहे हैं, क्योंकि वो हमको चाहिए, हमारे नीड के लिए लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हैं हम। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम यही करते हैं कि अपने यूज के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने लिए प्रोडक्ट बना सके, अपने हित के लिए बना सके। तो हम यहाँ इंसुलिन बना रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं इंसुलिन का। ऐसे कई ड्रग्स बनते हैं ऐसे लार्ज स्केल पे, ठीक है, कई दवाइयाँ बनती हैं इतने लार्ज स्केल में, वैक्सीन्स बनती हैं, जो हमारी अभी से कोरोना की वैक्सीन थी वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन कैसे कर रही थी, वो कहाँ से मिल रहा था। तो इसी तरीके से बायोरिएक्टर्स में इनको बनाया जाता है। अब मतलब कोई भी चीज़ लार्ज स्केल पे बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे क्या है, अब इसका सिस्टम दिया है, तो ज़्यादातर जो होते हैं सिंपल स्टर्ड, सिंपल मतलब सिंपल तरीके से ये काम करने वाले हैं। इनका जो बेस होता है वो होता है कर्व्ड, कैसा, कर्व्ड। तो इसका जो बेस होता है वो होता है कर्व्ड, ठीक है।
कर्व होता है क्यों? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया इनको मिल सके अपने काम करने के लिए। देन हम देखते हैं कि इसमें लगे होता है एक इम्पेलर। इम्पेलर क्या है? एक डंडी, जो बीच की जो एरिया है ना, इसी को बोल रहे हैं इम्पेलर। इम्पेलर में क्या होता है कि साइड ब्लेड लगे होते हैं, फ्लैट ब्लेड होते हैं, मतलब पतले पतले ऐसे फ्लैट ब्लेड होते हैं जो घूमने का काम करते हैं। अब ये घूमते क्यों हैं? अब ये घूमते हैं, अब ये देखिए रोटेशन का काम कर रहे हैं, घूमते क्यों हैं? तो ताकि ये जो पूरा जो, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, एक हम टैंक ले रहे हैं, टैंक लेकर हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, बैक्टीरिया को कल्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये है आपका टैंक। अब टैंक ठीक है, डायग्राम थोड़ा हो जाता है गड़बड़, रफ डायग्राम देख रहे हैं। तो ये अब इसमें हम क्या चाहिए, हम बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन देंगे, तो ये हमने दे दिया उसको न्यूट्रिशन। इसके अंदर लिक्विड भरा होता है जो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स देता है, मतलब खाना तो देंगे ना, किसी को पालना है तो खाना तो देंगे, तो इसी को बोलते हैं बैक्टीरिया की लैंग्वेज में न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स। ये तो ये हम प्रोवाइड कर देंगे इसके अंदर, जो भी उसको चाहिए जिंदा रहने के लिए वो हम दे देंगे। अब बस ऐसा तो नहीं है कि उसको क्या चाहिए कि न्यूट्रिएंट्स ही चाहिए, अब उसको टेम्परेचर भी चाहिए। टेम्परेचर मेंटेन करने का काम यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे कैसे करते हैं, तो यहाँ पे होता है एक मशीन जो टेम्परेचर मेंटेन करता है। ये देख रहे हैं, इसके बगल में एक मशीन लगी हुई है, ये इसी के अंदर ही होती है, और ये इस मशीन का काम होता है, इसी को बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। जैसे सीपीयू में कंट्रोल यूनिट होती है और हमारे ब्रेन को कहा जाता है हमारी बॉडी का कंट्रोल यूनिट, इसी तरीके से ये कंट्रोल यूनिट होती है और ये चेक करती है कि टेम्परेचर कहीं कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। बट ये बस चेक करने का काम करती है कि टेम्परेचर कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। जैसे ही ज़्यादा होगा हमको देख के पता करना है कि भाई ज़्यादा हो गया है, हमको इसका टेम्परेचर मेंटेन करना, बस ये चेक कर रही है कि ज्यादा है कम है, बस ये बता दे रही है। तो यहाँ पे एक देख रहे हैं बगल में एक कंटेनर लगा, इसी के ऊपर एक और कंटेनर लगा होता है जिसमें हम पानी भरने का काम करते हैं। पानी अगर मान लीजिए अंदर ठंडा हो गया है टेम्परेचर, तो हम गर्म पानी डाल देंगे, और गर्म हो गया है तो हम ठंडा पानी डाल देंगे, ताकि अंदर का टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। इसके बाहर एक और कवरिंग होती है जो यहाँ पे क्या होती है, इसमें पानी भरते हैं हम। अगर टेम्परेचर कूल करना है तो हम क्या करेंगे, ठंडा पानी डालेंगे, अगर अंदर का टेम्परेचर गर्म करना है तो गर्म पानी डाल देते हैं। इस तरीके से टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। देन प्रेशर, अब प्रेशर कैसे मेंटेन होता है, तो दिस इज द चैम्बर वेयर हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं। एक प्रॉपर प्रेशर चाहिए, बहुत ज़्यादा तापमान, बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो जाए। तो अब प्रेशर से हम क्या करते हैं, इसके अंदर पानी का स्प्रिंकलिंग करते हैं। अब इसमें बहुत हाई टेम्परेचर से, बहुत हाई प्रेशर से हम क्या करते हैं, एयर को अंदर भेजते हैं। अब मान लीजिए एरोबिक बैक्टीरिया है तो उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन डालने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे डाल देते हैं, किसको, हवा को। हाई प्रेशर से ये जाती है, और हाई प्रेशर से जाने की वजह से क्या होता है इसके अंदर कोई, और ये बना होता है स्टेनलेस स्टील का, देख रहे हैं स्टील से बना हुआ है, क्योंकि स्टील के पास ही ऐसी क्षमता होती है कि वो हाई प्रेशर को झेल सके। अब प्रेशर को ये झेल रहा है, इसलिए स्टेनलेस स्टील का ही यूज़ करते हैं यहाँ पे। अब स्टील का यूज़ करके हम क्या करते हैं, प्रेशर इसमें डालते हैं ताकि एयरेशन होता रहे, हवा को बहुत प्रेशर से डालते हैं ताकि नीचे जो बैक्टीरिया है उस तक भी हवा जा सके। देन हम क्या करते हैं, ये जो है फ्लैट ब्लेडर जो है, फ्लैट ब्लेड्स ये घूमते हैं, ऐसे रोटेट करते हैं, क्योंकि अब प्रेशर हम यहाँ डाल रहे हैं, यहाँ पे हम एयर डाल रहे हैं, यहाँ पे भी होना चाहिए, हर जगह में इक्वल होना चाहिए, होमोलॉगस होना चाहिए। जैसे मम्मा क्या करती हैं, मथनी को लेकर कैसे मथती हैं, आपका मट्ठा तैयार हो जाता है, तो वो मट्ठा क्या करता है कि आप देखते हैं कि कहीं पे दही जो है आप उसमें पानी डाल देते हैं, दही में मट्ठा बनाने के लिए क्या होता है, दही में पानी डाल देते हैं, तो कहीं पे जो थिक पेस्ट होता है दही का और कहीं पे पानी एकदम पतला होता है, उसी को बिल्कुल होमोजीनस बनाने के लिए क्या होता है, मथा जाता है, ताकि पूरा जो कंटेंट है उस लिक्विड का वो बराबर हो जाए। ठीक है, ना बहुत ज़्यादा सॉलिड रहे कहीं, ना बहुत ज़्यादा कहीं लंप्स रह जाएं, और ना ही क्या हो बहुत ज़्यादा कहीं पतला हो जाए। उसको होमोजीनस करने के लिए ये ब्लेड्स काम करते हैं। और ये जो ऊपर वाले ब्लेड्स होते हैं ये फोम ब्रेकर का काम करते हैं। जैसे झाग बन जाता है, मथने के बाद तुरंत झाग बनता है, उस झाग को हटाने का काम कौन करते हैं, ये फोम ब्लेडर। फोम को ब्रेकर मतलब फोम को ब्रेक कर देते हैं, फोम को हटा देते हैं, झाग को हटा देते हैं, ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई अंदर अच्छे से होती रहे। अब स्टेराइल एयर का भी हम करते हैं कि ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं, साफ सुथरी हवा जो है स्टेराइल रहे, मतलब हवा में कोई बैक्टीरियल अलग से कोई बैक्टीरिया जाके ना पनपने लगे। अनडिजायर्ड बैक्टीरिया हमको नहीं चाहिए, इसमें हमको डिजायर्ड बैक्टीरिया ही चाहिए। तो हम साफ सुथरा इन्वायरमेंट मेंटेन करते हैं इसके अंदर, कि कोई और बैक्टीरिया इतना न्यूट्रिशन देख करके वहाँ ना पहुँच जाए, इसलिए हम इसको स्टेराइल इन्वायरमेंट देते हैं। अब इसमें मोटर जो है वो क्या कर रहा है, इसको कंट्रोल कर रहा है, टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। देन यहाँ पे हम देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, स्टीम फॉर स्टेराइजेशन, मतलब हम देख रहे हैं कि स्टीम भी यहाँ पे दी जा रही है ताकि अंदर स्टेराइल इन्वायरमेंट बनता रहे, और अंदर कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा मटेरियल बन रहा है जैसे झाग बन जा रहा है या कुछ भी बबल्स निकल रही हैं उसको भी यहाँ से निकालते रहना है टाइम टू टाइम, ताकि अंदर बहुत ज़्यादा
मतलब बहुत ज़्यादा अंदर क्राउडेड ना हो जाए, कि कुछ भी एक्स्ट्रा जो मटेरियल है उनको इन्वायरमेंट से बाहर निकाल दिया जाए, बिल्कुल हैवॉक ना हो जाए उस सिचुएशन अंदर। तो इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं, तो हम इसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं किसी भी चीज़ का, जैसे कि हमको बैक्टीरियल सेल को ग्रो करना है, कोई भी पर्टिकुलर सेल को ग्रो करना है, इसके अंदर अमाइनो एसिड्स का कल्चर करना है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। और इसी के हम देखते हैं कि दूसरा वाला जो है हमारा, उसको हम क्या कहते हैं, तो स्पार्ज टैंक बायोरिएक्टर। इसमें कोई पर्टिकुलर वैसा मेथड नहीं है कि ब्लेडर लगे हुए हैं और इसमें क्या है, मथनी है, वैसा कुछ नहीं है। ये वो था सिंपल, उसमें सिंपल स्टर कर रहे थे। स्टर करना मतलब घुमाना, जैसे हम क्या कर रहे थे, स्टर कर रहे थे इम्पेलर से। यहाँ हम देख रहे हैं कि इम्पेलर की जगह क्या है, यहाँ पे एक मशीन लगी हुई है। इस मशीन का काम क्या है कि खाली बबल्स बनाना। हम देख रहे थे वहाँ पे हम हवा हाई प्रेशर से डाल रहे थे और उसको हर जगह उससे स्टर करके पहुँचा दे रहे थे, ठीक है, इम्पेलर से स्टर करके पहुँचा दे रहे थे। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बबल्स जो है यहाँ पे निकल जाएंगे। किसकी मदद से निकलते हैं, तो यहाँ पे एक वो लगा होता है पाइप, जिसके कारण क्या होता है, हाई प्रेशर हवा इसमें से अंदर जाती है और ये बबल्स अंदर बनाती हैं। हम पानी के अंदर हवा डालेंगे तो बबल्स बनेंगे ना, तो ये बबल्स क्या करते हैं, हवा को, जो स्टेराइल एटमॉस्फेयर है बाहर से, जो एरेशन का है काम, ये कर रही है, बबल्स अंदर भेज रही है। और यहाँ पे क्या होता है कि अंदर ऐसा इन्वायरमेंट बन जाता है जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, एरेशन होता है। कौन कर रहा है यहाँ एरेशन का काम, तो यहाँ कर रही है ये मशीन, जिसके ऊपर छेद होते हैं और यहाँ से भेजती है अंदर बबल्स को, एयर्स को। अब ये देखते हैं हम, जैसे पानी उबलता है तो ऊपर का जो सरफेस होता है वो फ्लैट नहीं होता है, ऐसे उबड़ खाबड़ हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा पानी को गर्म कर दिया जाता है तो ऊपर क्या होता है, उबलने लगता है। तो उस तरीके से यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि बबल्स की वजह से ये यहाँ पे क्या हो गया है, ये जो ऊपर का सरफेस एरिया है वो बढ़ गया है। सरफेस एरिया फ्लैट ना होकर के सरफेस एरिया बढ़ गया है। सरफेस एरिया ऑक्सीजन के ट्रांसफर की वजह से यहाँ पे बढ़ गया है और यहाँ पे गैस जो है यहाँ फंस गई है। तो गैस जो है इंट्रेनमेंट, उनका ट्रैप हो गए, गैस यहाँ पे फंस गई हैं, जिसके कारण पूरे होमोजेनियस मिक्सचर में क्या हो रहा है, एरेशन किया जा रहा है और इसमें हम कल्चर करते हैं। यहाँ पे अब हम लिक्विड चीज़ों का ही कल्चर करते हैं, जैसे अल्कोहल वगैरह बनाना है, वाइन बनानी है, उनका हम यहाँ पे करते हैं यूज़। यहाँ पे देख रहे हैं ये मेथड कैसे इसको यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे सब सेट कर दिया जाता है कि इतना टेम्परेचर देना है। ये मशीन है, इसमें हम क्या करते हैं, यही जो है एग्जैक्ट मशीन यही है। ये क्या है, नॉर्मल तरीके से ऐसी दिखती है, इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है और ये असली में ऐसी दिखती है। अब इसका मशीन में क्या कर रहे हैं, सेट कर दे रहे हैं कि इतना टेम्परेचर हमको देना है, इतना pH देना है और अंदर क्या है, ये लिक्विड भरी हुई है जिसमें न्यूट्रिएंट्स हैं और क्या हो रहा है, ये कल्चर करी जा रही है और अंदर फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो रही है। मतलब हम कल्चर कर रहे हैं लार्ज स्केल पे। देन हम देखते हैं कि एक और मेथड, मतलब कि अब ये हमने कल्चर कर दिया, सारे स्टेप्स तो कर दिए, अब हम इसका क्या करेंगे, अब इसको एक्सट्रैक्शन करेंगे। अब प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, पैकिंग वैकिंग करेंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अभी तक जो भी मेथड था इसके बनने तक उसको बोलते थे क्या, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अभी तक जो भी मेथड था कि हम डीएनए निकाले, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए, उसका कल्चर किए, उसको निकाले, ये सब एक्सट्रैक्शन किए, एक्सट्रैक्शन करके जो भी अभी तक मेथड पढ़ रहे थे वो थी अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। और लास्ट स्टेप होती है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। मतलब प्रोडक्ट के बनने के बाद उसकी साफ सफाई, उसकी पैकेजिंग। अब बैक्टीरिया से उसको निकालना है उस प्रोटीन को, तो बैक्टीरिया को कोई प्रोडक्ट ना आ जाए उसमें के लिए क्या करना होगा, उसकी साफ सफाई करनी होगी, फिर उसको पैकेजिंग करनी होगी, फिर अब बहुत टाइम तक उसको रखना है तो उसका प्रिजर्वेशन भी करना होगा। तो 3 स्टेप इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है सेपरेशन। सेपरेशन हम किसका कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं हम इंसुलिन का क्या कर रहे हैं, सेपरेशन कर रहे हैं। और किससे सेपरेशन कर रहे हैं, उस बैक्टीरिया के अंदर से उसको निकाल ले रहे हैं। प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं। प्यूरिफिकेशन मतलब साफ सफाई कर रहे हैं, उसको प्यूरिफाई कर रहे हैं, साफ सुथरा कर रहे हैं। प्यूरिफाई मतलब क्या कर रहे हैं, उसको साफ सुथरा करके शुद्ध रूप से उस प्रोटीन को बाहर निकाल ले रहे हैं। देन उसको प्रिजर्वेटिव्स डाला जा रहा है। अब कोई भी चीज़ सड़ जाती है, जैसे अचार सड़ता है तो उसमें तेल डाला जाता है। हर चीज़ को बचाने के लिए उसका, अब दूध का होता है उसमें बैक्टीरिया ना पड़ जाए तो हम उसको बॉयल करते हैं, तो प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं ताकि वो सड़े ना। अब इंसुलिन है, ये प्रोटीन है, हम उसको मार्केट में बेच रहे हैं। कोई हो सकता है कि बहुत टाइम बाद यूज़ करे, ये जो मार्केट में अब तुरंत गया वो बाजार में खरीद तो लिया नहीं जाएगा, उसको खरीदने में टाइम लगेगा, तो तब तक वो प्रिजर्व रहना चाहिए। वो प्रोटीन जो है वो क्या, प्रिजर्व कहने का मतलब है कि उसके अंदर कोई बाहर से कंटामिनेशन ना हो जाए, वो साफ सुथरा रहे, वो क्या हो, हेल्दी रहे, वो क्या हो, खराब ना हो जाए। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन, उसमें प्रिजर्वेटिव्स का ऐड करते हैं। यही 3 मेथड को हम क्या कहते हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसमें मार्केट रेडी करते हैं प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट निकल तो गया बट उसको मार्केट में पहुंचाने के लिए, रेडी करने के लिए हम क्या करते हैं, ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हैं।
ये इली लिली कंपनी है जिसने सबसे पहले इंसुलिन के बारे में ये डिस्कवरी की थी। इंसुलिन देखिए, इंसुलिन एक तरीके का हार्मोन है जिसकी कमी से डायबिटीज़ होता है। अब उसका ये देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट, ये देखिए ऐसे मार्केटिंग करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं बॉक्स में तैयार हो गए हैं, इसको हम ले जा रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि इली लिली नाम की एक कंपनी थी जिसने सबसे पहले इंसुलिन ड्रग को निकाला। यह इली लिली कंपनी का ये लैबोरेटरी है जहाँ पे बना था ये इंसुलिन, और ये लोगो है इनका जहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ये है हमारा इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक तरीके की हार्मोन है, मतलब जिसको इंजेक्शन के थ्रू उनके बॉडी में लगाया जाता है। कुछ इस तरीके की दिखती है, ये शीशी में आती है, इससे इंजेक्शन में भरा जाता है और पेशेंट को इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्शन लगाई जाती है इंसुलिन की। ये है इसका लोगो, ये देखिए इली लिली कंपनी का, लिली कंपनी यहाँ पे लोगो लगा हुआ है, उसी को इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये सबसे पहले बनाई गई थी। अब ये हम देख रहे हैं कि इसका हम जो भी हमने किया, ये सारा प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी का, इसका एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर। अगले चैप्टर में हम ये देखेंगे इसका यूज़ कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे है, वही हम देखेंगे। और इसके बाद ऐसा नहीं है कि हम तुरंत बना दिए उसको हम बेच दिए मार्केट में, ऐसा नहीं करना है। इसको चेक करना है, उसकी क्वालिटी टेस्टिंग करते हैं एक पर्सन में, मतलब किसी भी ह्यूमन को अगर नहीं ले रहे हैं तो हम बंदर को या चूहे को, क्योंकि उनका जीन जो है हमसे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, उसके अंदर हम इसका रिसर्च करते हैं, टेस्टिंग करते हैं कि क्या ये सही काम कर रहा है, जो प्रोटीन हमने बनाई है क्या उसका उपयोग सही है, क्या वो सही से काम कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि कोई जो पर्सन है उसको साइड इफेक्ट्स होने लगेगा इसका, क्योंकि बाहर से इंसुलिन आई है, किसी और से प्रोडक्ट को बनाया गया है। तो उसका क्वालिटी चेक होता है, क्वालिटी टेस्ट का कंट्रोल किया जाता है, चेक करके देखा जाता है कि क्या इसकी क्वालिटी है कि नहीं। अब बहुत सारे प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ये प्रोसेस वेरी करती है। किसी में कोई प्रोडक्ट बनाना है, जैसे कोई ड्रग बनाना है, तो उसके लिए अलग प्रोसेस होगी, मतलब पैकेजिंग की, प्रिजर्वेटिव्स में अलग तरीके से ऐड होंगे, उसका क्वालिटी चेक अलग तरीके से होगा। अब कोई और चीज़ है, कोई इंसुलिन है, तो जैसे इंसुलिन है तो उसका अलग प्रोसेस है। तो हर प्रोडक्ट का जो होता है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ये प्रोसेस वेरी करती है। इसी के साथ आपका टॉपिक भी खत्म होता है। मिलते हैं। आप भी क्या हो गए, परेशान हो गए होंगे मैम कब से ये ख़त्म नहीं हो रहा है, बस करिए। तो आपका भी ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। ध्यान से पढ़िए और अच्छे से पेपर दे करके आइए। थैंक यू वेरी मच।